सो हे गाइस व्हाट इज़ अप। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, जो कि है केतन कावा सर का इंटरव्यू। और साथ ही गाइस आज की वीडियो और भी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज केतन कावा सर का बर्थडे है। तो गाइस जाओ यार कमेंट सेक्शन में उनको बर्थडे भी विश कर दो। खैर हम लोग अभी सर को अपनी चैनल पे वेलकम करते हैं। नहीं 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 ऐसे नहीं है। खैर हेलो सर एंड वेलकम टू द चैनल। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, मैं हूं आपका केतन कावा। और हाय 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 हाय, कैसा है मेरे भाई? क्या हाल, कैसा है? और हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया है। चलो मैं आपको आपके फेवरेट काय और साइलन की आवाज़ सुनाता हूँ। तो अपन है काय और अपन अपने ड्रोन सर के साथ टाइसन को, रे को, चाहे कोई भी मेरे सामने आए, अपन उससे धूल चटा कर रहेगा। तो ये था आपका फेवरेट काय। और अब आता है साइलन पर। तो साइलन है वो मेरी ही नॉर्मल आवाज़ है, और अपन वाला टोन अगर इसमें से निकाल दे और थोड़ी सी आवाज़ अगर यंग कर दे तो ये है साइलन। हाय, मैं हूँ साइलन और मैं पोकेमॉन का फेवरेट कैरेक्टर हूँ। क्यों हो ना? आप सबका भी फेवरेट कैरेक्टर हो ना? साइलन बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक कैरेक्टर है, जो कि कितनी सारी मूवीज़ में आ चुका है और आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। तो पूरे पोकेमॉन की टीम की तरफ से थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। तो ये था साइलन। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके डबिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई और आपका फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था जो आपने डब किया था? मेरी डबिंग की जर्नी शुरुआत हुई जब मैं काफ़ी छोटा था। मतलब मैं कह सकता हूँ आई थिंक 2004-5 की बात होगी। आई थिंक 2004-5 में मैं मतलब मेरे अंकल जो कि डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो खुद भी उनसे ही देखकर मैंने सीखा है। मेरे दो अंकल हैं जिनका नाम है मुकेश कावा और राजेश कावा। तो इन दोनों से मैंने सीखा है और वो तभी डबिंग करते थे और मैं तब स्टूडेंट था। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था ऑलरेडी ये फ़ील्ड के लिए, क्योंकि मैं जैसे ही बड़ा हुआ हूँ, मैं यही एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ हूँ कि मेरे अंकल डबिंग कर रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ और मैं भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, उनको देख के नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे शुरुआत हुई थी कि मेरे अंकल ने एक शुरुआती में, मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती शोज़ से ही मैंने शुरुआत किया, मतलब शुरू किया था। तो काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल शोज़ मेरे अंकल ले लेते थे, प्रोजेक्ट खुद हैंडल करते थे और वो डबिंग करवाते थे हिंदी टू गुजराती में। तो जब गुजराती मेरी मदर टंग है तो उसमें मैं कंफर्टेबली मैंने शुरुआत किया, बहुत ही बेसिक छोटे मोटे कैरेक्टर्स से शुरुआत किया। और शुरुआती में काफ़ी दिक्कतें आईं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और खुद में प्रैक्टिस करते हुए प्लस डबिंग में भी डबिंग करते करते मुझे ये डबिंग आया है। तो लोग अगर मुझे कई बार पूछते हैं कि कैसे हो जाता है, मतलब ऐसे चुटकी में एक ही बार में डबिंग आ गया, ऐसा तो नहीं होता। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको टाइम देना होता है और धीरे धीरे करके हम अभी भी ऐसे रोज़ सीखते हैं। मतलब हाँ, मैं कहता हूँ आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं वॉइस आर्टिस्ट बन गया हूँ। हम सब वॉइस आर्टिस्ट रोज़ बनते हैं, क्योंकि हर एक दिन एक नया चैलेंज होता है, नया काम होता है जो हमने पहले कभी नहीं किया होता है। तो हर एक दिन एक नया चैलेंज है, बस रोज़ प्रैक्टिस करते करते बन जाते हैं। तो वापस आते हैं सवाल पर कि कैसे शुरुआत की थी। तो हाँ, मैंने गुजराती शो से किया था और मुझे याद नहीं है कौन सा कैरेक्टर मैंने फ़र्स्ट कैरेक्टर डब किया था। अगर एनीमे की बात करें तो मुझे याद है कि डिजिमॉन नाम का शो था, मैंने उससे शुरुआत की थी और उसमें मैंने मोनिटा मॉन नाम का एक कैरेक्टर किया था।
तो वो है। बाकी तो सर मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको अपने पहले डब्ड कैरेक्टर से कैसा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक से? ऐसा है कि शुरुआती में मैं खुद को एक्सप्लोर ही कर रहा था, कि मतलब अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ कि मुझे अभी होता है ना कि हम वॉइस आर्टिस्ट हैं, हम वॉइस डिफरेंट मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी आवाज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये निकाल सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, जब तक मैंने कोशिश नहीं की थी ऑब्वियसली। तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे खुद को, अपनी वॉइस को, और कितने लेंथ, कितने हद तक मैं जा सकता हूँ उसको। तो फर्स्ट कैरेक्टर से रिकग्निशन मतलब ऐसे मिला है कि तभी इतनी वॉइस मॉड्यूलेट नहीं करता था मैं, और मेरी नॉर्मल वॉइस यूज़ करता था। धीरे धीरे मॉड्यूलेशन आ गया, फिर और वॉइस डिफरेंट निकालने लगा। तो होता ना कि ये नेचुरल टेंडेंसी है कि लोग मॉड्यूलेटेड वॉइस, मतलब वो डिफ़िकल्ट होता है जब तक, मतलब अनलेस एंड अनटिल हमारे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पता है मैं ऐसी आवाज़ निकाल लेता हूँ, तो बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाँ ये मेरी आवाज़ है। तो शुरुआती में अच्छा ही हुआ था कि भाई मैंने मेरी नॉर्मल आवाज़ में ही डबिंग की थी। और रिकग्निशन में ऐसा होता है कि हम जब डबिंग करते हैं, रेगुलर करने लगते हैं, तो हमारी आवाज़ यहाँ वहाँ बजती रहती है, तो लोग कहीं ना कहीं सुन लेते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ था, स्कूल तो ख़त्म हो चुका था, कॉलेज में प्रॉपर जब आ गया था तभी, कि भाई कई लोगों ने बोला था कि अरे ये तेरी आवाज़ ऐसे, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कहीं सुनी हुई है। तो ये हमारे लिए अवार्ड होता है, तो उनको हम बताते हैं कि भाई कहाँ सुनी है, रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या देखे थे तुम, बताओ मुझे। तो बोलते थे कि ये देखा था। तो मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा हाँ, तो ये शो में ये कैरेक्टर की आवाज़ मेरी है, हिंदी में, मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। तो वैसे करके रिकग्निशन, लोग मतलब कहते हैं कि अरे तेरी आवाज़ सुनी सुनी सी लगती है, तो ये हमारे लिए अवार्ड होता है। तो पहले कैरेक्टर का ऐसे रिकग्निशन मिला था मुझे कि सुनी सुनी सी लग रही है। एंड आपने कब से कार्टून्स और एनिमे की डबिंग शुरू की, और आप डिज्नी इंडिया से कैसे जुड़े? मैंने जैसे ही शुरुआत की मैंने बताया, जैसे कि मैंने 2011 से शुरुआत, 2010 और 11 के आधे, मतलब मिडिल से मैंने प्रॉपर फुल फ्लेज डबिंग शुरू कर दी थी। तो तभी से मैं डिज़नी से जुड़ा हूँ। जैसे कि मुझे याद है, मेरा फर्स्ट लीड कैरेक्टर वाला एक शो था जो कि अभी पता नहीं आता है शायद टीवी पर, रैंडी कनिंगहैम नाम का एक शो था, और वो 9th ग्रेड निंजा था। तो वो मतलब मेरा पहला शो है जिसमें मैंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था, एनिमेशन था और डिज़नी का था, और मैंने उसमें रैंडी का डबिंग किया था, हीरो था। और उसमें कैसा था कि वो नॉर्मल बच्चा भी बन के रहता है और फिर वो निंजा भी बन जाता है। तो कैरेक्टर स्विच करना भी उसमें बहुत ही क्रूशल पार्ट था, क्योंकि जब वो नॉर्मल रहता है तो कंफ्यूज सा रहता है, और मतलब वो उसकी सुपर हीरो, मतलब जैसे कि वो निंजा है तो भी वो सुपर पावर्स जैसा ही है उसके पास, तो वो निंजा की बात छुपाता था। तो वो कैरेक्टर में नॉर्मल था तब, हाँ मैं ये ऐसे बोलता हूँ, और मैं मतलब डरा डरा सा रहता हूँ, थोड़ा सहमा सहमा सा, और मैं ये मेरी जो निंजा वाली जादू है वो मैं बचा कर रखता हूँ, उस टाइप का था। और जैसे ही अगर वो निंजा बन जाता है तो हे मैं निंजा हूँ, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। तो वो जो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट था और उससे काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो जी हाँ, तब से मैंने शुरू किया। एनीमे भी मतलब ऐसा होता है ना कि एज एन आर्टिस्ट फिर हम जब काम शुरू कर देते हैं तो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट पे एट अ टाइम काम नहीं। आपको डिज्नी की तरफ से और भी कैरेक्टर्स मिले थे, जैसे कि माइल्स मोरेल्स हो गया स्पाइडरमैन में, और फिर अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी आपने माइल्स मोरेल्स को ही डब किया है। तो आपको डिज्नी इंडिया से साइलन कैसे मिला? ऑडिशंस होते हैं, हर एक कैरेक्टर को हमें ऑडिशन देना होता है, कुछ भी काम होता है हर एक चीज़ के लिए ऑडिशन देने होते हैं। तो मैंने साइलेंट के लिए ऑडिशन दिया, और मेरे साथ कई आर्टिस्ट देते हैं, सिर्फ मेरा अकेले का नहीं जाता है। और एट द एंड फिर चैनल अप्रूव करता है कि कौन सी आवाज़ कैसे उनको क्या ठीक लगती है, और उस हिसाब से वो हम सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने साइलेंट का ऑडिशन दिया था, मैं अप्रूव हो गया, तो कहा जा सकता है आई एम अप्रूव्ड वॉइस फ्रॉम डिज्नी फॉर साइलेंट। तो या वैसे मैंने ऑडिशन दिया था और फिर मैं अप्रूव हुआ था, वैसे करके मुझे साइलेंट मिला। सर आपको एनिमे की डबिंग करके कैसा लगा?
एनीमे डबिंग करके बहुत ही मतलब एक अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं हम, क्योंकि एक अलग ही दुनिया है एनीमे की। बाकी एनिमेशंस हैं जो बाकी जो कार्टून है वो एक अलग डिफरेंट टेस्ट, हर एक एक्चुअली हर एक शो का हर एक एनिमेशन का एक डिफरेंट टेस्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले स्टोरी अलग होती है, वो तो होता ही है कि एनीमे की स्टोरी अलग होती है, स्टोरी तो हर एक का फील डिफरेंट है। तो बहुत ही मज़ा आता है यार, कोई भी एनीमे हो, नॉर्मल एनिमेशन है जो भी है, एक्चुअली ऐसा है कि डबिंग करने में ही मुझे मज़ा आता है। तो फिर तो यार कुछ भी करा लो, मैं एकदम फुल दिल से और बहुत अच्छे से दूंगा, काम करूँगा ऐसा। तो बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है और मज़ा आता है। आपको बेबलेट की और पोकेमॉन की डबिंग करने में किस में ज़्यादा मज़ा आया? अरे भाई आप तो यार धर्म संकट में डाल देते हो यार हमें, क्योंकि कैसा है कि मैं 95 बॉर्न हूँ, बराबर है। तो मैं बचपन में खुद मैं बड़ा हुआ हूँ पोकेमॉन देखते हुए और बेबलेट देखते हुए। तो ये इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं बचपन में खुद देखता था और एक टाइम के बाद सोचो कि आपको उस ही शो में, उसके नए शो में, नए सीज़न में या वही शो वापस से डब करने में आपको खुद मौका मिलता है, तो इमेजिन करो कितनी खुशी होती है आपको। मेरा फेवरेट कैरेक्टर था काय, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं, अब ये जैसे कि मैंने बताया, मैंने ऑडिशन दिया था काय के लिए और फिर मैं अप्रूव हो गया, फिर मैंने डबिंग कर डाले वो उसके सीजन से और लोगों को पसंद आया। तो मतलब ये सब लिखा हुआ होता है, सोचो ये लिखा हुआ था कि मुझे ये कैरेक्टर मिलेगा और मैं बहुत खुश था। मैंने काय किया, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बैरी करने मिला, मैंने साइलन किया। तो दोनों के अलग टेस्ट है, अलग मज़ा है, और जो शो बचपन में देखे हुए होते हैं उसी में काम करने का मौका मिले तो फिर तो यार चप्पड़ फाड़ के खुशियाँ मिलती है भाई। सर, आपको बेबलेट का कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद आया या फिर आपका फेवरेट है? अरे भाई 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 ये ऐसा है ना कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि कोई भी फिल्म पकड़ लो, जैसे कि चलो फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर पकड़ते हैं। अगर आप पूछोगे कि हैरी पॉटर का कौन सा पार्ट तुमको, कौन सा उसके 7 पार्ट्स हैं, तो कौन सा पार्ट पसंद आया, ज़्यादा पसंद, ऐसा नहीं होता है भाई। हर एक फिल्म है, मतलब वो फिल्म हर एक पार्ट का अलग स्टोरी है। तो मैं कैसे बताऊँ मतलब मैं बेब्लेड का और पोकेमॉन का कौन सा सीज़न मुझे पसंद आया, हर एक सीज़न की अलग खासियत है, हर एक सीज़न के हर एक एपिसोड अलग है, तो एक अलग ही फीलिंग है। फिर मैं मतलब उसमें से चूज़ नहीं कर सकता, मुझे सब पसंद आता है, मुझे बेब्लेड और पोकेमॉन ही पसंद है। तो फिर क्या ही बताऊँ मैं कौन सा सीज़न पसंद है भाई। मुझे ये ऐसा होता है कि धर्म संकट है भाई। वैसे ही जैसे अभी आप ये फेवरेट एनीमे पूछोगे या फिर फेवरेट पोकेमॉन पूछोगे या फेवरेट बेब्लेड पूछोगे, तो भाई मेरा सवाल का जवाब यही रहेगा कि प्लीज़ मतलब मुझे इस दुविधा में मत डालो कि मैं कौन सा जवाब दूँ। मतलब कैसे चुन सकते हैं, कैसे कोई कोई एक पोकेमॉन कैसे चुनो यार, बताओ। सबकी अलग अलग खासियत है। पिकाचू इतना क्यूटी पाई है, बल्बासौर का अलग पावर्स हैं, जिगलीपफ के अलग पावर्स हैं। तो यार कैसे कैसे बताऊँ मैं पोकेमॉन। फिर अगर हम जैसे कि बेब्लेड सीरीज़ में भी मैंने काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स के, द वॉइस ऑफ फ्री का एक अलग एटीट्यूड है। फ्री भी मुझे उसमें भी काय की झलक दिखती है। तो मुझे ड्रॉन्जर पसंद है। मुझे ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगा यार सच में। और अंत में बस सर कुछ शब्द हमारी चैनल के लिए। और आपके चैनल के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो, और आपके चैनल के बारे में कुछ कहूँ तो ऐसा है कि थैंक यू सो मच। मैं तो थैंक यू कहूँगा, क्योंकि थैंक यू सो मच मेरा इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले। और दूसरी बात कि आप ये जो चीज़ कर रहे हो, लोगों को जानकारी दे रहे हो, वो बहुत ही बढ़िया बात है। जितने भी लोगों तक मेरा ये इंटरव्यू पहुंच रहा है, आप लोगों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब मतलब कुछ काम का रिज़ल्ट अच्छा आता है, लोगों को पसंद आता है, तो हम और खुश हो जाता है। हमारे लिए ये अवार्ड होता है, हमें मतलब नहीं कुछ चाहिए, बस आप लोग हमें प्यार करते रहो, हमारा नाम फैला रहे हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग हमें मैसेज करते हो, मैं जितना हो सके उतना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोग इस चैनल में आपको मिल जाएगा। I am केतन कावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो बस मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहता हूँ,
तो मैं जितना हो सके लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यार, आप ऐसे ही करते रहो। कई सारे, मैं तो कहता हूँ काफ़ी सारे लोगों के आप ऐसे इंटरव्यूज़ लो और लोगों को जानने का मौका मिले, लोगों को ये पर्दे के पीछे की बात क्या है, कैसे है, क्या है, वो सब लोगों को पता चले। हम भी यही चाहते हैं। बस ऐसे ही ऑल द बेस्ट, मचाते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब करियर। थैंक यू सो मच मेरे भाई इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। सो गाइज अभी आप जाओ कमेंट सेक्शन में और सर को हैप्पी बर्थडे कमेंट करो और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी डालो। और अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो हम इंटरव्यू का पार्ट 2 भी लाएंगे सर के साथ, उसमें भी आपके क्वेश्चंस आपके नाम के साथ बोले जाएंगे। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन सायोनारा।